वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे मैं नीमी स्पेशल 50 क्वेश्चन आंसर का सीरीज चला रहा था, आज भी नीमी का क्लास लूँगा। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और जो चैनल में नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, इस टाइप का वीडियो पाने के लिए। और जो वीडियो देख रहा है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग गेज। गेज यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? तो सेविंग टाइम, हाँ, गेज यूज़ करने से टाइम सेव होता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी उत्पादन में भी वृद्धि होता है। सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टाइम भी सेव होता है एंड इंक्रीज प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो दोनों ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, बोथ सेविंग टाइम एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो गेज बनता है, जो गेज होता है, गेज बनता है एलॉय स्टील से, ठीक है। और कभी कभी पूछता है गेज किस काम में आता है, ठीक है। तो चेकिंग पर्पस में हम लोग गेज को यूज़ करते हैं। अगर और भी बताएंगे गेज के बारे में, तो गेज होता है, एक प्लग गेज होता है, एक होता है रिंग गेज। प्लग गेज जो होता है वो इंटरनल जो डायमेंशन उसको चेक करने के लिए, और जो रिंग गेज है वो एक्सटर्नल जो आउटर जो डाया है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन रिंग गेज आर यूज टू चेक डैश ऑफ द सिलिंड्रिकल वर्कपीस। जो प्लेन रिंग गेज है वो किस काम के लिए यूज़ होता है? तो प्लेन रिंग गेज यूज़ होता है, हम तो बता दिया कि रिंग गेज इज यूज फॉर आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए। आप लोग देख सकते इधर ये दिया है, आप लोग चेक कर सकते, इधर दिया है कि टू चेक, ठीक है, चेक करने से यूज़ होता है, टू मेज़र नहीं, जस्ट चेक करता है आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वॉशर। वॉशर का कौन सा टाइप है? तो वॉशर का टाइप है कौन सा? स्प्रिंग भी वॉशर होता है, स्प्रिंग वॉशर होता है, टैब वॉशर होता है, फाइबर वॉशर होता है। तो तीनों वॉशर ही होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो स्प्रिंग वॉशर कहाँ यूज़ होता है? स्प्रिंग वॉशर जहाँ पे वाइब्रेशन का कारण नाट लूज़ हो सकता है, उधर हम लोग स्प्रिंग वॉशर यूज़ कर सकते हैं। वाइब्रेशन के कारण नाट ढीला हो जाता है, उधर हम लोग स्प्रिंग वॉशर यूज़ करते हैं। टैब वॉशर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे लॉकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है टैब। कोई भी एक जॉब है, ऐसे एक जॉब है, ठीक है, तो इधर एक जो जो एज का साथ लॉक नाट को लॉक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टैब वॉशर यूज़ करते हैं। और जो फाइबर वॉशर होता है, तो फाइबर वॉशर कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे कोई भी मशीन को, अगर मशीन और जो है मशीनरीज हैं, उधर कोई भी सीलिंग पर्पस के लिए हम लोग को लॉक करना पड़ता, तो उधर हम लोग को फाइबर वॉशर देना पड़ता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाट शोन इन द फिगर। जो ये नाट है, ये कौन सा टाइप का नाट है? कैसल नाट या विंग नाट या स्क्वायर नाट या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो नाट है, इस नाट को बोलते हैं कैसल नाट, ठीक है। कैसल नट क्या है? कैसल नट एक स्लॉट रहता है, 6 स्लॉट रहता है, 6 स्लॉट रहता है। स्लॉट में क्यों रहता है? स्लॉट रहता है स्प्लिट पिन को अंदर डालने के लिए। स्प्लिट पिन जब अंदर डालते हैं उसके बाद वो वाला नट लॉक हो जाता है। तो कैसल नट का नीचे वाला पार्ट है वो हेक्सागोनल है, देख सकते हैं हेक्सागोनल है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो जो टॉप पोर्शन है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है। और विंग नट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? लाइट ड्यूटी असेंबली के लिए हम लोग विंग नट यूज़ करते हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंट रिमूवल और फिक्सिंग के लिए ज़रूरत होता है। मतलब जहाँ पे जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना पड़ता, उधर हम लोग विंग नट यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग हेक्सो में विंग नट यूज़ करते हैं, ब्लेड को जल्दी जल्दी खोलने और लगाने में हम लोग यूज़ करते हैं। और स्क्वायर नट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? स्क्वायर नट हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे कोच बिल्डिंग असेंबली रहता है, रेलवे कोच बिल्डिंग जहाँ पे असेंबली होता है, हम लोग स्क्वायर नट यूज़ करते हैं। और स्क्वायर नट स्क्वायर बोल्ट के साथ मैच करता है, स्क्वायर बोल्ट के साथ यूज होता है, ठीक है। और कभी कभी दे देते हैं जो रेक्टेंगुलर स्लॉट होता है, कि रेक्टेंगुलर स्लॉट है तो उसमें कौन सा बोल्ट फिट होगा, तो उसमें स्क्वायर बोल्ट फिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी पार्ट
of a coordinate measuring machine that is responsible for sensing different parameters required for measurement. तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का कौन सा पार्ट यूज़ होता है? जो वो यूज़ होता है उसको बोलता है प्रोब। प्रोब यूज़ होता है डिफरेंट पार्ट को सेंस करके उसका मेजरमेंट बता सकते हैं। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन प्रोब्स। तो बोल रहा है एक कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन इज डिफाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ इट्स प्रोब। जो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है वो डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं? जो प्रोब का एबिलिटी है उसका ऊपर हम लोग डिपेंड करके कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन को डिफाइन करते हैं। एज विथ CMM मतलब कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोब्स अवेलेबल। मतलब 2-3 टाइप्स का और कुछ टाइप्स का प्रोब्स अवेलेबल होता है। जैसे देयर इज़ द कॉन्टैक्ट प्रोब। एक कॉन्टैक्ट प्रोब होता है विच मेजर्स द वर्कपीस बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट विद देम। एक कॉन्टैक्ट प्रोब होता है जो वर्कपीस का डायमेंशन मेज़र करता है। वो वर्कपीस को कॉन्टैक्ट विद देम मतलब वर्कपीस को छू के उसका मेजरमेंट बता सकते हैं, उसको टच करके उसका मेजरमेंट बता सकते हैं। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब। द नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब दैट एम्प्लॉयज लेजर्स और मशीन विजन प्रोब्स which scans with optical sensor। मतलब एक जो नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब होता है वो जो आपको टच नहीं करता, छूता नहीं है, फिर भी जो लेज़र और मशीन जैसा होता है उसको सिर्फ स्कैन करके उसका मेजरमेंट बता सकते हैं। ठीक है, बोल रहे कि कॉन्टैक्ट प्रोब्स आर ए मोर एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग। मतलब जो कॉन्टैक्ट प्रोब्स होता है वो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। जो नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब होता है वो क्या करता है, वो बहुत क्विक होता है। हम लोग जल्दी जल्दी यूज़ करने के लिए हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट प्रोब यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। देयर आर ऑल्सो मल्टी सेंसर प्रोब्स। मतलब एक मल्टी सेंसर प्रोब भी अवेलेबल होता है विच कॉम्बाइंस बोथ टच एंड ऑप्टिकल स्कैनिंग। जो कॉम्बिनेशन में बनता है, किसका कॉम्बिनेशन में? एक कॉन्टैक्ट प्रोब और नॉन टच प्रोब का कॉम्बिनेशन में जो बनता है उसको बोलता है मल्टी सेंसर प्रोब्स। ठीक है, गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ प्रोब इन वन प्रोब। ठीक है, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट प्रोब का दोनों मिला के जो प्रोब होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेंसर प्रोब्स। वो एक ही प्रोब में हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या है और कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, किसका द्वारा हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज C स्टैंड्स फॉर इन कैड। मतलब कैड जो होता है एक वर्ड, उसमें C क्या दर्शाता है? तो उसको बोलता है C मतलब कैड का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो C का मतलब कंप्यूटर। व्हेन ड्राइंग इन 2D, जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं 2D ड्राइंग, व्हाट एक्सिस डू यू नॉट वर्क विथ। मतलब कौन सा एक्सिस हम लोगों को यूज़ नहीं करना पड़ता, कौन सा एक्सिस हम लोग यूज़ नहीं करता? तो हम लोग जेड एक्सिस यूज़ नहीं करते। जब हम लोग 3D ड्राइंग यूज़ करते हैं, 3D ड्राइंग बनाते हैं, तब जेड एक्सिस का कम आता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कौन सा है? तो पहले जानना है लुब्रिकेंट क्या है। लुब्रिकेंट क्या काम में आता है? मशीन जब चलता है तो मशीन में जब फ्रिक्शन होता है, जैसे टूल वर्कपीस को काटता है, फ्रिक्शन होता है कि जो मशीन के अंदर जो पार्ट्स है उधर फ्रिक्शन जब होता है तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट जो मशीन का जो लाइफ है वो भी लॉन्ग कर देता है, बहुत दिन तक जाता है, और जो काटिंग एफिशिएंसी वो भी बढ़ता है और मशीन को भी कूल करता है। ठीक है, तो लुब्रिकेंट का बहुत सारा काम आता है। तो लुब्रिकेंट का 3 टाइप्स है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लुब्रिकेंट होता है ग्राफाइट, मोलिबोडिनम डाई सल्फाइड। ठीक है, और सेमी सॉलिड में आता है ग्रीज, और जो लिक्विड होता है वो होता है कस्टर्ड ऑयल, लार्ड ऑयल। ठीक है, तो देखते कौन सा ऑप्शन में है। सेमी सॉलिड मतलब ग्रीज हम बता दिए, तो ग्राफाइट नहीं है, ग्रीज है, तो ग्रीज इज़ द राइट आंसर। ग्राफाइट सॉलिड है और कस्टर्ड ऑयल, लार्ड ऑयल ये होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट। कूलेंट के जो यूज़ होता है उसका मेन जो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। जो कूलेंट
यूज़ करने का 2-3 काम होता है। कूलेंट मतलब पहले कूल करता है, जो काटिंग टूल होता है जो वर्कपीस को काटता है तब बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, तो उधर कूल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो कूलेंट यूज़ करने से काटिंग एफिशिएंसी बढ़ता है, ठीक है। और जो रस्ट होता है, जंग होता है, वो जंग नहीं लगता। तो जो मेन काम होता है टू कूल द काटिंग टूल एंड वर्कपीस, तो इसका मेन काम काटिंग टूल और वर्कपीस को कूल करना, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है टू कूल द रूम नहीं है, ऑपरेटर को भी ठंडा नहीं करता और जो रूम को ठंडा नहीं करता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूज़ ऑफ बियरिंग। जब हम लोग बियरिंग यूज़ करते हैं तो बियरिंग का पर्पस क्या होता है? हम लोग जो बियरिंग यूज़ करते हैं तो बियरिंग यूज़ करने का उद्देश्य क्या है? सपोर्ट द शाफ्ट। जो बियरिंग होता है, इससे एक बियरिंग होता है, वो क्या करता है, एक शाफ्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बियरिंग शाफ्ट को सपोर्ट करता है। अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली। जो शाफ्ट रहता है बियरिंग के अंदर, उसको फ्रीली रन करने के लिए मदद करता है। द मिनिमाइज द रबिंग एक्शन। जो बियरिंग रहता है वो रबिंग एक्शन जो घिसता है, तो उसका कम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बियरिंग। तो तीनों पर्पस है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक मटेरियल ऑफ बियरिंग। जो बियरिंग होता है उसका डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल होता है, ठीक है। तो जो सिंथेटिक मटेरियल है बियरिंग का, वो कौन सा नहीं है? तो टेफ्लॉन होता है, नायलॉन होता है, प्लास्टिक होता है, और एक होता है लैमिनेटेड फेनोलिक्स, PHENOLICS। लैमिनेटेड फेनोलिक्स भी होता है, लेकिन ब्रास नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रास इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रास। क्वेश्चन नंबर 112, द स्टोरेज स्पेस फॉर ए फ्लूइड इज कॉल्ड। तो बोल रहे फ्लूइड के लिए जो स्टोरेज स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोलिक सिस्टम का बात कर रहे हैं। जो हाइड्रोलिक सिस्टम में स्टोरेज स्पेस रहता है उसको बोलता है हम लोग रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर बोलते हैं। हाइड्रोलिक में जो फ्लूइड को स्टोरेज करते हैं उसको बोलता है रिजर्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक्स रिलेटेड विथ सिस्टम्स ऑपरेटेड विथ। जो न्यूमेटिक सिस्टम होता है, न्यूमेटिक कंट्रोल होता है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एयर का ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्रेस्ड एयर के ऊपर, कॉम्प्रेस्ड, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम डिपेंड करता है ऑयल के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग याद रखना। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, जो पूछता है बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लुब्रिकेंट ऑयल इज इट्स। जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? वो होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी कैसे फ्लो होगा, वो डिपेंड करता है। जो एक फ्लूइड है उसका कैसे फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा क्या कम होगा। मतलब जो विस्कोसिटी जिसका ज़्यादा होता है, जिस फ्लूइड का, वो कम बहकता है, मतलब फ्लो कम होता है। और जिसका विस्कोसिटी कम होता है वो फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है। विस्कोसिटी कम होने से फ्लो ज़्यादा होता है, और जब विस्कोसिटी ज़्यादा होता है फ्लो कम होता है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any work or control system that uses liquid as a transmitting fluid is known as। जैसे कोई भी एक वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम है जिसको चलाने के लिए लिक्विड यूज़ होता है, ठीक, ट्रांसमिटिंग फ्लूइड के हिसाब से यूज़ होता है। तो कौन सा सिस्टम में है? तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, ऑयल को हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो लिक्विड अवस्था में रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या है? तो क्रेन भी होता है, मतलब क्रेन भारी चीज़ को उठाने के लिए क्रेन यूज़ होता है। कन्वेयर किसको बोलता है? जो एयरपोर्ट गया है, जो कभी प्लेन में जर्नी किया है, जहाँ से हम लोग को लगेज कलेक्ट करना पड़ता है, एक बेल्ट जैसा रहता है जिसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। वो बेल्ट एक घूमते रहता है,
और जो कोई भी एक जॉब को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, उसको बोलता है कन्वेयर बेल्ट। तो दोनों हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? हम लोग यूज़ करते हैं मटेरियल है उसको हम लोग हैंडलिंग करने के लिए, मतलब एक मटेरियल इधर है उसको इधर तक लाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों यूज़ करते हैं, क्रेन भी यूज़ करते हैं, कन्वेयर बेल्ट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेक टेपर? हम लोग क्या यूज़ करते हैं टेपर को चेक करने के लिए? बॉल एंड रोलर गेज, फीलर गेज, वायर गेज, माइक्रोमीटर। तो आप लोग जानते हैं माइक्रोमीटर से हम लोग मेज़र करते हैं जॉब का डायमीटर, इंटरनल या एक्सटर्नल। वायर गेज से हम लोग जो वायर का थिकनेस होता है और जो वायर का जो थिकनेस होता है और सीट मेटल का जो थिकनेस होता है वो हम लोग मेज़र करते हैं। फीलर गेज से दो मेटिंग जो पार्ट्स होते हैं उसको बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो तीनों तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं बॉल एंड रोलर गेज टेपर को चेक करने के लिए, ठीक है। Which of the following quantity can be measured with the help of a angle gauge block? जो एंगल गेज ब्लॉक होता है वो हम लोग किस काम में आता है? तो एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंगल गेज ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर। जो इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये तो प्लग गेज नहीं है, वर्नियर कैलिपर भी नहीं है, माइक्रोमीटर भी नहीं है, साइन बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन बार इसको बोलता है साइन बार, ठीक है, साइन बार। तो साइन बार बनता है स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से, स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है। साइन बार से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो बोलता है कि जो ये जो होल होता है, होल क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो होल प्रोवाइड करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इजीली हैंडलिंग करने के लिए, इजीली मतलब इधर से उधर लेके जाने के लिए, ठीक है, इजीली हैंडलिंग के लिए। और साइन बार से क्वेश्चन आता है जब हम लोग साइन बार और स्लिप गेज से मेज़र करते हैं तो इधर रहता है स्लिप गेज और ये तो बेस होता है और ये इधर रहता है साइन बार। तो साइन बार किसको इंडिकेट करता है? अतिभुज, हाइपोटेनियस को, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज़ ऑफ साइन बार इज़ बेस्ड ऑन डैश फंक्शन। जो साइन बार हम लोग यूज़ करते हैं वो किस फंक्शन में होता है? वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक जैसे हम लोग लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लेते हैं? ए बी सी, ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है तो वो हम लोग किस काम के लिए यूज़ करते हैं? उद्देश्य क्या है यूज़ करने का? तो टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द शाफ्ट का जो पैरेललिज्म होता है वो चेक करने के लिए, टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द होल्स, जो होल का जो कॉन्सेंट्रिसिटी है वो चेक करने के लिए, वो कॉन्सेंट्रेट मतलब वो सीधा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए, और टू चेक द प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म। जो प्लेन सरफेस होता है उसका फ्लैटनेस और पैरेललिज्म चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जो फ्लैट है कि नहीं, वो पैरेलल है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो तीनों इसका काम होता है, तीनों डायल टेस्ट का काम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लंजर टाइप्स और एक होता है स्क्रॉल एंड लीवर टाइप। जो प्लंजर टाइप होता है उसमें रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। जो प्लंजर लीनियर मोशन में जाता है वो रोटरी मोशन में घूम के रीडिंग देता है, और जो लीवर एंड स्क्रॉल मैकेनिज्म वाला डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसका जो मेन जो फंक्शन है, उसका मेन फंक्शन काम करता है स्क्रॉलर लीवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। हम लोग क्या यूज़ करते हैं टूल को गाइड करने के लिए और जो मास प्रोडक्शन के लिए जॉब को लोकेट करने के लिए? तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग ज़्यादातर जिग और फिक्सर यूज़ करते हैं। तो जिग हम लोग यूज़ करते हैं जॉब को होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए, और टूल को भी गाइड करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिग, ठीक है। और फिक्सर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। फिक्सर इज़ ए प्रोडक्शन डिवाइस व्हिच, फिक्सर सिर्फ जॉब को होल्ड करता है और लोकेट करता है वर्कपीस को, ठीक है, लेकिन वो टूल को गाइड नहीं करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ड्स एंड लोकेट द वर्कपीस। जो जॉब है उसको होल्ड करता है, लोकेट भी करता है, लेकिन टूल को गाइड नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ जिग। इसमें जिग का कौन सा टाइप है, मतलब कौन जिग का टाइप का अंदर आता है कि नहीं। तो प्लेट जिग भी होता है, चैनल जिग भी होता है, बॉक्स जिग भी होता है। तो प्लेट जिग क्या होता है, प्लेट जिग में कोई भी बेस प्लेट नहीं रहता, बेस प्लेट नहीं रहता, ठीक है। इसमें एक ड्रिल प्लेट रहता है जो वर्कपीस है वो वर्कपीस के ऊपर बैठता है, ठीक है। और वो जिस पोजीशन में हम लोग को ड्रिलिंग करना पड़ता है उधर उसका ऊपर बैठता है और ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है। और इसमें जब छोटा कि जब लाइट ड्रिल प्लेट हम लोग यूज़ करते तब हम लोग को क्लिप्स और पिन यूज़ करना पड़ता उसको होल का साथ अलाइन करने के लिए और करेक्ट पोजीशनिंग करने के लिए, ठीक है। और जब हेवी ड्रिल प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं तब हम लोग को कोई भी पिन नहीं यूज़ करना पड़ता लॉक करने के लिए, ठीक है। तो हेवी रहता है इसीलिए। और चैनल जिग में भी बेस नहीं रहता, इसमें बेस नहीं रहता, ठीक है। ये बॉक्स जिग जो होता है इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है, एक सिंपल वर्जन है, उसको बोलते हैं चैनल जिग। ये दो साइड से एक जॉब है, जॉब को दो साइड से होल्ड करता है और थर्ड साइड मतलब आधा साइड से इसका ऑपरेशन चलता है, ठीक है। कोई भी ड्रिलिंग वगैरह करना पड़ता, होल्ड करना पड़ता तो थर्ड साइड से होता है। और बॉक्स जिग नहीं तो इसको टम्बल जिग भी बोलता है। तो टम्बल जिग क्या होता है, टम्बल जिग भी बोलता है। जो बॉक्स जिग होता है एक बॉक्स फॉर्म में रहता है, उसका अंदर वर्कपीस को डाल के हम लोग 2-3 डायरेक्शन से ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टम्बल जिग। बॉक्स जिग में हम लोग वर्कपीस को डाल के 2-3 डायरेक्शन से ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको टम्बल जिग बोलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं रहता वो एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है दूसरा बुक से बहुत डिफरेंट है। आप लोग देख सकते हैं नया क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हाइल वर्किंग ऑन प्रेस। जब हम लोग का प्रेस में काम होता है तब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क वेरी फास्ट, ज़्यादा जल्दी काम करते हैं नहीं। फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू द प्रेस एंड वर्क प्लेस, जो प्रेस रिलेटेड और वर्क पीस रिलेटेड जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो वर्किंग विथ योर ओन वे, मतलब अपना वे में अपना तरीका में काम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब हम लोग को प्रेस पे काम करने का टाइम दुर्घटना हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं जो प्रेस का रिलेटेड सेफ्टी है और वर्क प्लेस का रिलेटेड सेफ्टी है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाई। कौन सा डाई का एक टाइप्स है, जैसे बोला था जिग का कौन सा टाइप है, तो प्रोग्रेसिव डाई भी होता है, इन्वर्टेड डाई भी होता है, कॉम्पाउंड डाई भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन्स शोन इन फिगर। ये जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है ये कौन सा टाइप का पावर ट्रांसमिशन, एक क्लच या कपलिंग या बेल्ट या गियर, ये गियर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं गियर, एक गियर, दो गियर मिला के पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। ये दोनों स्पार गियर हैं क्योंकि ये दोनों जो शाफ्ट रहेगा वो पैरेलल रहेगा। इसका जो एक्सिस है इस एक्सिस का साथ ये टीथ भी पैरेलल है, इसलिए इसको स्पार गियर बोलते हैं। जब ये एक्सिस रहता है उसका साथ अगर ये जो एक्सिस रहता है उसका एंगल करके अगर टीथ कटा रहता है तो उसको बोलते हैं हेलिकल गियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोचिंग। ब्रोचिंग का टाइप क्या है, तो इंटरनल ब्रोचिंग होता है, इंटरनल को ब्रोचिंग करने के लिए। मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग होता है, पुश टाइप ब्रोचिंग होता है। तो ऑल ऑफ दिस राइट, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनिशिंग ऑपरेशन। तो आप लोग बताएं फिनिशिंग ऑपरेशन क्या है। ड्रिलिंग में हम लोग काटते हैं, जो मिलिंग होता है उसमें भी हम लोग ज़्यादातर मेटल काटते हैं, बहुत रफ होता है। टर्निंग में भी हम लोग ज़्यादा मेटल करते हैं। तो लैपिंग होता है प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है। लैपिंग जिसका जो
लैपिंग अलाउंस होता है वो होता है 0.005 से 0.01 mm, ठीक है, लैपिंग अलाउंस होता है। आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ बोर्ड इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। जो फेरस और नॉन फेरस मेटल होता है उसको बोर्ड को फिनिश करने के लिए, मतलब उसका जो होल होता है उसको फिनिश करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो बफिंग नहीं करते, मिलिंग नहीं करते, हम लोग होनिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। होनिंग प्रिसिशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है, जो प्रोसेस हम लोग बोर्ड को फिनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है? फाइल कटिंग टूल होता है, स्क्राइबर मार्किंग टूल होता है, स्टील रूल होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा स्टील रूल, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm मेट्रिक में और 1/64 इंच ब्रिटिश में, ठीक है। आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल। इसमें नॉन फेरस मेटल कौन सा है? तो नॉन फेरस मेटल किसको बोलते हैं? जिसमें आयरन नहीं रहता उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। तो कास्ट आयरन में आयरन रहता है और रॉट आयरन में आयरन रहता है, इसलिए ये दोनों तो फेरस मेटल है। स्टील में भी आयरन रहता है, इसलिए ये भी फेरस मेटल। लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है वो होता है नॉन फेरस मेटल, जिसका जो ओर होता है उसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 659 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू यूज़ द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन CAD to create a line from a starting point of 0 0, then for 8 units on x-axis and 5 units on y-axis, then how will you enter for the second point? बोल रहा है जब हम लोग CAD में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऐसे एक लाइन लिया है, ये 0 0 पॉइंट है। बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में 8 यूनिट, सोच लो एक्स एक्सिस में इधर 8 यूनिट हुआ, और बोल रहा है वाई एक्सिस में 5 यूनिट, तो सोच लो इधर वाई एक्सिस में ए वाला पॉइंट हुआ। बोला जो सेकेंड पॉइंट है, तो ये सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है। इसको हम लोग सीधा मतलब लिखने के लिए, बनाने के लिए हम लोग क्या टाइप करेंगे? तो हम लोग टाइप करेंगे 8,5, मतलब एक्स एक्सिस में 8 यूनिट और वाई एक्सिस में 5 यूनिट। इसलिए हम लोगों को जब ए वाला पॉइंट CAD में लेना पड़ेगा तब हम लोग को लिखना पड़ेगा 8,5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व सरफेस सच एज लार्ज बियरिंग इज टू बी डन, व्हिच स्क्रैपर विल यूज चूज। जब कोई भी बोल देगा लार्ज कर्व सरफेस जैसे लार्ज बियरिंग जैसा, तब हम लोगों को लेना पड़ेगा कौन सा स्क्रैपर? तब हम लोग ले लेते हैं बुल नोज स्क्रैपर, ठीक है। बुल नोज स्क्रैपर लार्ज जो बियरिंग सरफेस होता है, लार्ज कर्व सरफेस होता है, उसको हम लोग स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग लेते हैं। और जो फ्लैट स्क्रैपर है वो फ्लैट सरफेस में हम लोग स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे लार्ज स्क्रैपिंग की ज़रूरत होता है उधर हम लोग फ्लैट स्क्रैपर यूज़ करते हैं। जो हाफ राउंड स्क्रैपर होता है वो हाफ राउंड जो सरफेस होता है उधर स्क्रैपिंग करने के लिए, मतलब स्मॉल बियरिंग में स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। और जो 3 स्क्वायर स्क्रैपर होता है उसको ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी बोलते हैं, ट्राई एंगुलर, ठीक है। ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी हम लोग बताते हैं, ट्रायंगुलर स्क्रैपर भी हम लोग बोलते हैं। क्यों? इसका क्या काम है? जो स्मॉल होल होता है उसको, उसमें जो बर्स रहता है उसको डीबरिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द फिगर बिलो व्हाट इज़ द एंगल बी ऑफ ए ड्रिल कॉल्ड एज। जो बी एंगल दिखा रहा है उसको बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल, ठीक है, लिप क्लियरेंस एंगल। और जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वो होता है 8 to 12 डिग्री ड्रिल के लिए जनरली यूज़ होता है। जो चीज़ेल एज एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री। और जो कभी कभी लीप एंगल बोल देता है, लीप एंगल हो जाता है 59 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर बिलो शोज वन ऑफ द टैप्स ऑफ द टैप सेट ऑफ 3, इट इज़। तो बोल रहा है इधर 3 to 5 थ्रेड चैम्फर है, मतलब ये जो फ्रंट पोर्शन है इधर 3 to 5 थ्रेड चैम्फर है। तो अब अगर हम लोग बात करेंगे, टोटल 3 टैप्स होता है। एक होता है फास्ट टैप जिसको टैपर टैप, सेकेंड टैप को इंटरमीडिएट टैप, और थर्ड टैप के बॉटमिंग टैप या प्लग टैप बोलते हैं। जो टैपर टैप है उसमें 7 से 10 थ्रेड चैम्फर रहता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा लिख लीजिए,
7 से 10 थ्रेड चैम्बर होते हैं। जो इंटरमीडिएट टैप होता है निमी का हिसाब से उसमें 3 to 5 थ्रेड चैम्बर होता है, और जो बॉटमिंग टैप या प्लग टैप होता है उसमें 1 to 2 1 से 2 थ्रेड चैम्बर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू निमी अगर हम लोग देखेंगे निमी का हिसाब से जो सेकेंड टैप है उसका नाम है इंटरमीडिएट टैप, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में इंटरमीडिएट टैप का जगह प्लग टैप भी देता है और थर्ड टैप का नाम सिर्फ बॉटमिंग टैप देता है। तो इस क्वेश्चन का हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लग टैप। प्लग टैप सेकेंड टैप को ही बोलता है, और ये जो 3 to 5 थ्रेड चैम्बर होता है वो सेकेंड टैप में होता है, सेकेंड टैप में। ठीक है, सेकेंड टैप मतलब इंटरमीडिएट टैप। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, जब हम लोगों का ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा 3 to 5 थ्रेड चैम्बर और ऑप्शन में है इंटरमीडिएट टैप तो या सेकेंड टैप, तो सेकेंड टैप या इंटरमीडिएट टैप राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 3 to 5 थ्रेड चैम्बर बोल देगा और ऑप्शन ऐसा रहेगा तो इस ऑप्शन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा प्लग टैप। प्लग टैप का मतलब इस क्वेश्चन का हिसाब से हो जाएगा इंटरमीडिएट टैप। ठीक है, तो ऐसा अगर रहेगा तो प्लग टैप राइट हो जाएगा, और इंटरमीडिएट टैप जहाँ पे रहेगा इंटरमीडिएट टैप इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when grinding soft materials such as soft steel, brass, there are tendency for chips to wedge in between the cutting points of a grinding wheel. This is called, जब हम लोग सॉफ्ट व्हील में सॉफ्ट जॉ को हम लोग ग्राइंडिंग करने जाएंगे तब क्या होता है, उस सॉफ्ट जो मेटल पार्टिकल है टीथ के अंदर घुस जाता है और टोटली लोड हो जाता है ग्राइंडिंग व्हील, इसलिए मेटल कटता नहीं है। ये प्रॉब्लम को बोलता है लोडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ग्लेजिंग क्या है, मतलब जब हम लोग हार्ड व्हील के अगेंस्ट हार्ड जॉब को ग्राइंडिंग करते हैं, जॉब हार्ड होने का कारण इसका जो ग्राइंडिंग व्हील का जो टीथ होता है वो टूट जाता है, वो टूटते टूटते क्या होता है, वो टोटली जो ग्राइंडिंग व्हील का फेस है टोटली ग्लेजी हो जाता है, शाइनी हो जाता है, और थोड़ा से भी मेटल कटने का क्षमता नहीं रखता, एबिलिटी नहीं रखता, इसलिए इस प्रॉब्लम को बोलता है ग्लेजिंग। नेक्स्ट, फिगर बिलो 2 मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग आर्क। व्हाट आर दिस मेथड, जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है स्क्रैच करके हो रहा है, मतलब स्क्रैच कर रहा है, ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रहा है, इसीलिए इसको मेथड को स्क्रैच मेथड बोलते हैं। और ये जो मेथड है ये टैप करके, मतलब टैप कर करके ये जो आर्क को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं ना, तो टैप करके करते हैं और स्क्रैच करके करते हैं, तो दोनों ही बोला है। तो दोनों जो मेथड है वो होता है, एक पहला है स्क्रैच मेथड और सेकेंड है टैप मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट शोन बिलो। ये जो वेल्डेड जॉइंट है ये कौन सा टाइप का वेल्डेड जॉइंट है, तो ये एज जॉइंट है, दोनों एज को जॉइंट किया है। ठीक है, इसीलिए एज जॉइंट है। जब कॉर्नर को जॉइन करता है तो कॉर्नर जॉइंट हो जाता, और जब दो मेटल्स रहता है, जैसे दो जॉब रहता है, इसे जॉइन कर देता, इसका साथ इसको जॉइन कर देता है, इसको बोलते हैं बार जॉइंट, और इसका ऊपर अगर इस मेटल को जॉइन करता है इसको बोलते हैं लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और टी जॉइंट मतलब एक मेटल है और इसका ऊपर एक मेटल को जॉइन करना है, इसे टी जैसा, तो इसको बोलते हैं टी जॉइंट। नेक्स्ट, फिगर्स बिलो शो 2 डिफेक्ट्स इन वेल्डेड जॉइंट। ये जो दो फिगर दिखा रहा है इसमें 2 डिफेक्ट है वेल्डेड जॉइंट का, तो ये जो फर्स्ट डिफेक्ट है इसको बोलता है इनकम्प्लीट फ्यूजन, फ्यूजन सही से नहीं हुआ। जो इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन मतलब क्या है, इधर तक पहुंचा, अगर पहुंचता और बाकी नीचे तक अगर जो फिलर मेटल है नहीं पहुंचता तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, लेकिन इसमें इधर तक नहीं गया, साइड तक नहीं गया, ये इनकम्प्लीट फ्यूजन बोलता है। और जो सेकेंड वाला है इधर कट हो गया, थोड़ा थोड़ा जैसे मार्क हो गया, डाउन हो गया, उसको बोलता है अंडर कट। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट फ्यूजन और अंडर कट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला एग्जाम में आप लोगों को आएगा, तो पेपर बहुत अच्छा से देखिए, और जिसका पास पेपर नहीं है मेरे को रिक्वेस्ट करें, मैं आप लोगों को पेपर सेंड कर दूंगा। ठीक है, आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टैप इट वॉज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड वॉज नॉट फॉर्म्ड कम्प्लीटली, द डिफेक्ट इज़ ड्यू टू। जब हम लोग टैप से थ्रेड करते हैं तो कभी कभी जो थ्रेड करने के बाद उसका क्रेस्ट
सही से फॉर्म नहीं होता, सही से बनता नहीं है। ये जो डिफेक्ट होता है, क्यों ये डिफेक्ट होता है? तो क्रेस्ट नहीं बनता, मतलब जब इंटरनल टैप हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इंटरनल थ्रेड काटने के लिए ना। तो इंटरनल थ्रेड करने के लिए हम लोग जब यूज़ करते हैं तो जो टैप ड्रिल साइज है, जो होल डायमीटर है, वो अगर बड़ा हो जाएगा, वो अगर थोड़ा इतना चाहिए, अगर इससे बड़ा हो जाएगा तो जगह तो नहीं रहेगा ना, टैप के लिए जगह नहीं रहेगा, तो थ्रेड बनेगा कैसे? तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल साइज। जो टैप ड्रिल साइज चाहिए, क्योंकि थ्रेड काटने के लिए कुछ तो मेटल रखना चाहिए ना, तो सही से वो थ्रेड बनेगा। तो टैप ड्रिल साइज अगर बड़ा हो के इतना बड़ा हो जाएगा तो क्रेस्ट कैसे बनाएगा? तो होल साइज है वो थोड़ा टैप ड्रिल साइज से बड़ा हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये जो टूल है इसको बोलता है स्वेजेस, ठीक है, स्वेजेस बोलता है। और अगर ऐसे अगर टूल होता, ऐसे अगर टूल होता तो इसको बोलता है फ्लैटर, ठीक है, ये टोटली फ्लैट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉ प्लेट्स ऑफ ए बेंच वाइस आर मेड ऑफ। जो बेंच वाइस के जॉ प्लेट होता है वो किस मेटल से बनता है? वो बनता है टूल स्टील से, ठीक है। और इसका जो स्पिंडल होता है वो बनता है माइल्ड स्टील से। और ये जो बॉडी है बेंच वाइस का वो बनता है कास्ट आयरन कास्ट स्टील से, ठीक है। और जो बॉक्स नट है वो बनता है फॉस्फोरस ब्रोंज से, ठीक है, फॉस्फोरस ब्रोंज, नॉट ओनली ब्रोंज, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए लेद इज एक्सप्रेस्ड एज। जो लेद का जो कैपेसिटी, वो किस हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग किस रूप में दिखा सकते हैं? जो स्विंग डायमीटर है उसका ऊपर डिपेंड करता है, जो स्विंग डायमीटर है उसका ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका ऊपर डिपेंड करता है लेद का कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज। जो ब्रेजिंग पद्धति में नॉन फेरस फिलर मेटल यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? उस 427 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। और जिस मेटल बेस मेटल, मतलब जो दो मेटल को हम लोग ब्रेजिंग कर रहे हैं उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बियरिंग बुशेस, बियरिंग का जो बुश होता है वो किस मेटल से बनता है? वो बनता है गन मेटल से, ठीक है। तो गन मेटल इज द राइट आंसर। सोल्डरिंग इज ऑफ टू टाइप्स। सोल्डरिंग दो टाइप्स का होता है, एक होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग और एक होता है हार्ड सोल्डरिंग। सॉफ्ट सोल्डरिंग का जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है लीड और टिन, और जो हार्ड सोल्डरिंग होता है वो होता है कॉपर, सिल्वर, जिंक, तीनों मिला के होता है। और भी कुछ नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज वन ऑफ द हेड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट? बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन सेट के एक पार्ट है, तो कौन सा पार्ट है? स्क्वायर हेड है, ठीक है। तो स्क्वायर हेड इज द राइट आंसर। तो स्क्वायर हेड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जब 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल चेक करना पड़ेगा तब हम लोग यूज़ करते हैं। और जो 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा कोई भी जॉब का ऊपर, तब हम लोग स्क्वायर हेड यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्रोटेक्टर हेड होता है वो कोई भी एंगल में मेज़र कर सकता है 0 से 180 डिग्री तक, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 डिग्री, ठीक है। और जो सेंटर हेड है उसका काम होता है सिलिंड्रिकल जॉब का सेंटर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शोज द यूज़ ऑफ ए स्पैनर टू टाइटन ए नट, व्हाट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस इन डूइंग सो। फिगर में दिखा रहा है कि एक नाट को टाइट कर रहा है, तो कौन सा प्रैक्टिस सही नहीं है? तो अगर हम लोग देखेंगे, इट इज़ बेटर टू पुश देन पुल द स्पैनर। जैसे अगर नाट टाइट करना है तब अगर पुश करके नहीं घुमाएंगे, तो अगर पुल करके घुमाएंगे तो स्पैनर तो निकल के आ जाएगा ना। तो अगर ज़्यादा पुल करेंगे तो हम लोग को एक्सीडेंट भी हो सकता है, हम लोग गिर भी जा सकते हैं। तो पुश करके उसको नाट को घुमाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पुल कर देंगे तो हम लोग गिर जाएंगे, तो ये वाला प्रैक्टिस सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर्स विद लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज। जब हम लोग कोई भी मेटल को हैमरिंग करते हैं तो थोड़ा फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, आकृति विकृति में कोई भी चेंज नहीं होता, सीधा क्या होता है, थोड़ा सा क्रैक हो जाता, फ्रैक्चर हो जाता।
तो इस जो प्रॉपर्टी है मेटल का इसको बोलते हैं ब्रिटल, क्योंकि अगर डिफॉर्मेशन होता तो उसको बोलता हम लोग टफनेस प्रॉपर्टी। टफनेस प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी चोट लगता तो टूटता नहीं है, थोड़ा डिफॉर्म हो जाता, बेंड हो जाता, सब कुछ होता, लेकिन वो टूटता नहीं, लेकिन ये टूट जाता है। हैमरिंग एक बार करने से टूट गया थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता है, डिफॉर्मेशन होने से पहले टूट जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है। और टफनेस क्या है, टफनेस मतलब वो हैमरिंग जब करते कुछ भी चोट लगता तो टूटता नहीं है, वो बेंड हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। ठीक है। और डक्टाइल में डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब वो जब हम लोग टेंशन में खींचता है तो उसमें कोई भी रप्चर फ्रैक्चर नहीं होता है, लेकिन वो तार बन जाता है। और मेलाइबिलिटी क्या किसको बोलते हैं, मेलाइबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब जब हम हैमरिंग और रोलिंग करते हैं तो एक सीट में थिन पतली पतली सीट में बन जाता है, लेकिन उसमें कोई भी फ्रैक्चर या रप्चर नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबल। लीड इज़ द मेलेबल मेटल। ठीक है। तो आज का था टोटल 50 क्वेश्चन, जितना ज़्यादा हो सके मैं डिटेल्स में बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं कोशिश करके जितना ज़्यादा हो सके आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तब तक इंतज़ार करते रहिए। और आज का जो वीडियो है प्लीज़ आप लोग ऑल द क्वेश्चंस और जो मैं जो पॉइंट्स बताया हूँ प्लीज़ नोट्स डाउन कर लेना। ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, बाय।